हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ का पीवाईक्यू करने वाले हैं। आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम जो 2025 में हुआ था, उसमें टोटल 42 शिफ्ट हुए थे, जो 4 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक चले थे। तो आज अपनी है 5 फरवरी की 2025 की पहले शिफ्ट की क्लास, जिसमें आपको मैथ के टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, आपको पता होगा। तो 42वीं क्लास में से आज अपने चौथी क्लास है, तो अपनी एक पूरी सीरीज चल रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, 2.8 और 0.7 का मध्य अनुपाती क्या है। देखिए मध्य अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √AB। ओके, देखिए ए की वैल्यू 2.8 है और बी की वैल्यू 0.7 है। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2.8 इंटू 0.7, ये रूट में है आपके। ओके, इनके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 7/56 को 6 हासिल 5 और 7 दूनी 14, 14×5 = 19। ठीक, ये दशमलव जो है वो एक संख्या के बाद है, यहाँ भी दशमलव एक संख्या के बाद है, यानी इसको और इसको जोड़ने के बाद दो संख्या के बाद है। तो एक संख्या दो संख्या, यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा। ओके, 1.96 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे 1.4 की होती है। भाई ऐसे समझो ना, दशमलव हटा दो 196, 196 किसका वर्ग होता है, आप कहेंगे 14 का। तो ऑप्शन सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा घुमावदार हो जाता है। घुमावदार का मतलब कि कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2, ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में 55%, 10% और 20% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होती है। देखिए, इसको करने के बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोग डाटा कुछ ऊपर रखते हैं, कुछ डाटा नीचे रखते हैं और सॉल्व करते हैं। जो सॉल्व आता है उसको 100 में से घटा देते हैं, हो जाता है। कुछ टीचर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब देखेंगे कुछ डाटा यहाँ, कुछ डाटा यहाँ, कुछ डाटा यहाँ, और ऐसे ऐसे सब कटाते पड़ते हैं। तो बात वही पड़ गई भाई, ये वाला डाटा ऊपर लिखो, चाहे ये वाला डाटा ऐसे नीचे लिखो, अपने ऊपर है। आप कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 55% की कमी हो रही है। आप मान लीजिए कि टोटल वैल्यू 100 रुपये थी किसी चीज़ की, पेट्रोल का दाम 100 रुपये है। ठीक, 55% की कमी होती है। 55% का वैल्यू होता है, फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 11/20, यानी 20 रुपये पे 11 रुपये कम होगी। तो आप कहेंगे कि भाई अब पेट्रोल का दाम 20 रुपये से 9 रुपये हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे चलिए। आगे 10% की कमी होती है। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी 10 रुपये पे 1 रुपये कम हो गया। तो आप कहेंगे कि भाई बिस्कुट का दाम अब 10 रुपये से 9 रुपये हो गया। ओके, आगे क्या करें, 20% की कमी। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 रुपये पे 1 रुपये की कमी, यानी अब जो 5 रुपये की बिस्कुट मिलती थी पहले, अब वो मात्र 4 रुपये की मिलेगी। सॉरी, अब वो 4 रुपये की मिलेगी। ओके, आगे क्या करें, 65% की बढ़ जाती है। चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। आपको पता है 65% के फ्रैक्शन 13/20 होती है, यानी 20 रुपये पे 13 रुपये बढ़ गई। तो आप कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि भाई जो 20 रुपये का दूध मिलता था अब वो 33 रुपये का हो गया। ये सब एक ही प्रोडक्ट के बारे में है। ठीक, अब इसको हम काट पीट करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाता है। आप देखेंगे कि ये 20 और 5, 20×5 = 100। तो आप ये 100 से 100 को ख़त्म कर देंगे। ओके, अब बचता है 9×9, 4×33। तो 4 से आप, सॉरी ये 20 है। ओके, ये 200 नहीं है, ये 20 है। गलती से एक जीरो लगता है, बढ़ गया था, क्षमा चाहेंगे। तो देखिए 4 से 20 काटेंगे तो आप कितने बार में काट देगा, तो आप कहेंगे 5 बार में काट दे रहा है। अब बचा ये आपका 9×9 × 33, और नीचे में 10×5 = 50। तो अब 81 का 33 में गुणा करेंगे। तो 1 सेकंड में मोबाइल से कर देता हूँ, क्योंकि भाई देख सकते हैं स्पेस नहीं है। कहेंगे कि भाई आप तो मोबाइल से कैलकुलेट कर रहे हो, हम एग्जाम में क्या करेंगे। भाई हम भी पेन ही से करते हैं, लेकिन स्क्रीन देख रहे हैं आप कितनी छोटी है, मोबाइल की स्क्रीन है ये। ठीक, तो 9×9 × 33, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि 2, 6, 7, 3 आएगा, 2673। नीचे कितना है, 10 है और 5 है, तो 10×5 = 50। ठीक, ये 50 है। अब इसका हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सेकंड, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जीरो को आप साइड कर दीजिए, 5 बचा। ठीक, तो 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 बढ़ जाएगा, 5×5 = 25, 1 बचा, 1×7 = 17।
17 में हम 5 से भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, 2 बचा, 2 3 30, फिर 4 बचा, 5 चौक 20, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, 0 का मतलब कितना हो जाएगा 30, तो 5 छः 30। ठीक, अब ये 0 था तो 0 का यहाँ पे दशमलव होगा तो 53.46, यानी पहले जिस वस्तु की दाम 100 रुपये थी अब 53.46 रुपये हो गया। तो अब 100 में से 53.46 घटाएंगे तो भाई 100 में से 53 पहले जाएगा तो आपका बचेगा क्या कहते हैं 47 बचेगा। ठीक, और उस 47 में से 0.4 जाएगा तो आपका बचेगा लगभग 46.54। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 46.54। 100 में से 53.4 से माइनस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, एक पंखे का विक्रय मूल्य 7,392 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 32% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप जानते हैं कि भाई ये 7,392 ये 132% की वैल्यू है। भाई 100 रुपये तो हमारा क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है, हमने 32% पर बेचा इसलिए हमारी 132% की वैल्यू होगी। अब देखिए 132 से आप कटाएंगे तो आप ठीक से कटा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसे होगा। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन है तो आप ऐसे भाग करेंगे जैसे बच्चे करते हैं, ये काफ़ी हमें हेल्पफुल देता है। 7,392। ठीक, ये कितने की वैल्यू है आप कहेंगे 132 की वैल्यू है। ओके, अब देखिए ऐसे कैसे कटाते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन का सहारा लीजिए, सब 5 और 4 हैं, या तो 4 बढ़ जाएगा या तो 5 बढ़ जाएगा। अगर हम 4 बार ले जाते हैं तो देखिए 2 को पहले स्टार्ट कीजिए, 13, 132 को आप 13 बोल सकते हैं। तो 4 बार करते हैं तो 13 चौके 52, भाई 73 से बहुत छोटा है। 5 बार करते हैं तो 13 पच्चे 65, पास में पहुँच रहा है यानी 5 बार में ही जाएगा। ऑप्शन डी तो ऐसे ही खराब हो गया। तो 13 पच्चे 5 बार में आप कैलकुलेट कीजिए तो 5 दूनी 10, हासिल 1। ठीक, 5 तेई 15, 15 एक 16, फिर हासिल 1, और 5 एक में 5, 5 एक 6, तो आपका 660 आया। ओके, माइनस कीजिए, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 3 है, एक हासिल लेंगे 13, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 6, 6 का 0 हो गया। ओके, फिर 7 9 बच गया। अब यहाँ पे 2 बचा है तो 2 को उतार लेंगे। अब देखो ऑप्शन में क्या है, 2 है, 6 है, 4 बार, अब कितने बढ़ जाते हैं, ये 792, आप 79 ही मानिए, ये 132 से आप 13 ही मानिए। क्या 2 बढ़ जाएगा, 13 दूना 26, भाई बहुत छोटा है ये नहीं जा सकता। क्या 6 बढ़ जाएगा तो आप कहेंगे 13 छक 78, 79 है 78, 5 तक जा रहे हैं, संभावना है इसकी। ये 4 है, देखिए 13 चौके 52, भाई बहुत छोटा है, ये भी नहीं जाएगा। ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कभी भी ऐसा भागे तो आप वैसे ही करेंगे। बहुत हेल्प, देखिए आपको लगा कि टाइम लगा, नहीं भाई, आप एग्जाम में जो ऐसे करते हैं ना, ऐसे बटा ऐसे, तो उसमें आपको सोचना पड़ता है कितनी बढ़ जाएगा, या मान लीजिए आप सोच भी लेते हैं तो फिर आपको माइनस वाइनस करने में दिक्कत होती है। हम बच्चों को वैसे ही क्यों सिखाते हैं, क्योंकि बिल्कुल सीरीज से नीचे चलती है और ये काफ़ी बहुत फास्ट मेथड है, बहुत फास्ट मेथड है। ठीक, आप माइंड कैलकुलेशन इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज 824 रुपये, तो मूलधन कितना है। ओके, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो भाई देखिए, एक वर्ष में आपको ब्याज 8% मिल रहा है, तो आप बताइए कि 4 वर्ष में ब्याज आपको कितना मिलेगा। तो आप कहेंगे कि भाई 32% मिलेगा, और ये कह रहे हैं कि नहीं 824 रुपये। तो भाई ये बंदे कह रहा है 834, सॉरी 824 रुपये, भाई क्या हो रहा है 824 रुपये। ओके, बट आपने निकाला दर में क्या है 8 चौक 32, यानी ये 32% की वैल्यू है और हमें 100% की वैल्यू बताना है। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आप एक, अब इसको कौन सा शॉर्ट मेथड निकाला जाए। तो देखिए आपका इतना था। ओके, तो 1 सेकेंड, क्षमा चाहूँगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ये आपका कितना था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यार, 824 और 8 चौक 32, ये 32% की वैल्यू गुणे 100 की करनी है। आप इसको जब ये इससे भाग करेंगे और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2575 आएगा, ऑप्शन ही आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं इतने छोटे स्क्रीन पे इसको भाग कर नहीं सकता। मेथड यही है, आपको इसमें भाग करना है और गुणे 100 करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मंदार, केतन और तुषार का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि मंदार और केतन का औसत वजन 43 किलोग्राम हो तथा केतन और तुषार का औसत वजन 48 किलोग्राम हो, तो केतन का वजन किलोग्राम में कितना है। अब देखिए, ये मंदार हो गया, ये केतन हो गया,
और ये तुषार हो गया। इसका वजन कितना है? तो औसत है, ये 45 है, औसत है। और यहाँ 3 लोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 135। ओके। सेकंड देखिए, मंदार और केतन। मंदार और केतन, इनका औसत वजन कितना है? तो आप कहेंगे 43 है तो डबल यानी 46 हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे क्या करें, केतन और तुषार, यानी ये केतन हो गया और ये तुषार हो गया। इनका औसत औसत वजन कितना है? 48, तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे तो केतन का वजन कितना है? देखिए यहाँ पे मंदार है, केतन है, यहाँ पे भी मंदार है और केतन है। तो मंदार, केतन और ये टी से कौन है भाई? मंदार के तुषार है। इन तीनों का वजन 135 है और यहाँ पे मंदार और केतन का वजन 46 है। तो इसमें से हम घटा देंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, आपको अच्छे से पता होगा। तो भाई ये 46 कहाँ से 135 है गया, ये 43। भाई 43 का डबल 86 होता है यार, क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएगा। 83 का क्वेश्चन डबल 83 का 86 होता है। ओके। तो देखिए 135 में से हम जब 86 माइनस करेंगे तो 14 और यहाँ का 35 हो जाएगा 49, यानी आप कहेंगे तुषार की वैल्यू 49 आ गई है। ओके, 49 आ गई है। तो देखिए यहाँ पे केतन और तुषार की वैल्यू 96 है और यहाँ पे तुषार की वैल्यू 49 है। तो 96 से 49 घटा देंगे तो केतन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 46 और एक 47, तो 47 ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 अंकित मूल्य वाली पुस्तक के विक्रय मूल्य में क्या अंतर होगा अगर 20% की दो क्रमिक छूट दी जाए या 30% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाए? तो देखिए यहाँ पे कितना दाम है इसका? आप कहेंगे 1500 है। ठीक, 20% की दो क्रमिक छूट यानी 5 था 4 में दिया जाए, या दूसरी 5 था 4 में दिया जाए। देखिए दो छूट हो गया ना। अब इसी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए 5 × 5 25, और 25 से जब हम डिवाइड करेंगे 150 में तो 25 छक्का 150 होता है और ये जीरो उतर गया और ये 4 चौक 16, तो कितने हो गया? 16 छक्का 96, 960 और ये जीरो, तो आपका दाम हो गया 16 छक्का 96, 960 रुपये हो गए। ठीक, इसके हिसाब से दुकान ग्राहक को इतने रुपये देने पड़ेंगे। अब दूसरा क्या करें, 30% और 10% की क्रमिक छूट, यानी और नेक्स्ट पेन कोई और ले लेते हैं। 1500 रुपये दाम था, अब इसकी दो छूट दो 30% की, मतलब कोई सामान 10 रुपये का था, आपने उसे 7 रुपये में ही दे दिया। दूसरा 10%, यानी किसी का दाम 10 रुपये था, आपने उसे 9 रुपये में ही दे दिया। इसी को करना है। तो आप देख सकते हैं कि एक जीरो से दो जीरो है ना, दो जीरो आपका कट गया। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 7×9 = 63 और 63 × 15 आपको करना है। तो 63 जब आप 15 करेंगे तो आपका हो जाएगा 945। ओके, आप एक कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है। तो 7×9 = 63, 63 × 15 तो हो गया 945। पहले वाले छूट के अनुसार 960 रुपये, दूसरे वाले छूट के अनुसार 945 रुपये, दोनों में अंतर कितना है? तो 960 में से 945 जाएगा तो आप कहेंगे 15 रुपये का अंतर है। तो वही ऑप्शन में पूछा है, तो ऑप्शन डी 15 रुपये का अंतर है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सरलीकरण है। सरलीकरण तो आता ही हर साल आता है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं। ये 50 है, ये 5 है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 10। ओके, गुड। अब देखिए यहाँ पे छोटा वाला कोष्टक, तो इसको पहले सोल्व करेंगे। 8 में से 7 जाएगा तो आपके इतना कितना बचेगा? आप कहेंगे 1 बचेगा। 8 में से 7 गया, 1 बचा। ओके, ये 1 से 1 कट गया। ठीक, भाई ये नीचे है, यहाँ पे 1 आया ना, 1 से 1 ये कट गया। अब ये बचा 72/3 + 12। 3 से जब 72 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3×2 = 6, 3×4 = 12, 24 बार में ये भी कट गया। और 24 में जब 12 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आया था? 10 और गुड़े और गुड़े, और यहाँ की पूरी की वैल्यू कितनी आ गई? 36। तो जब 10 का 36 में गुणा करेंगे तो 360 होगा। ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, हट जा भाई। हाँ, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 168 और 14 है।
यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है एलसीएफ गुणे एचसीएफ इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। लॉसअ गुणे मॉसअ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएफ इंटू एचसीएफ, पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या। ओके, तो देखिए एलसीएफ कितना दिया आपका, एलसीएम आप कहेंगे 168 दिया है। ओके, एचसीएफ कितना दिया है, तो आप कहेंगे 14 दिया है। पहली संख्या क्या है, 42 है, और दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो देखिए भाई इसको अब डिवाइड करना है। ठीक, 4 चौक 16, 14 चौक 56। अब 42 से जब 168 में भाग देंगे तो ये 4 बार में पूर्णतः कट जाएगा। भाई 42 है ना, 2 हटा दो, 40 बचा, 40 चौके 160 और 2 चौके 8, 168 हो गया। अब 14 चौके 56, ऑप्शन डी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा पेन ठीक ही है। वह सब क्वेश्चन नंबर 9, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 26, 8, 11 और 13 से विभाज्य है। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एलसीएम निकालिए या फिर एक एक को ट्राई कीजिए। तो हम सबसे पहले यूनिक को ट्राई करते हैं। यूनिक का मतलब कि आप देख सकते हैं 8, 8 का मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भाई 8, 8 का मतलब 3 डिजिट कटने चाहिए। ठीक, 2 का मतलब पहला, 4 का मतलब आखिरी के 2 और 8 का मतलब आखिरी के 3 कटने चाहिए। ठीक, तो अब ये बताइए 8 है, क्या 8 यहाँ 3 डिजिट कट रहे हैं। भाई 8 दाम 80 होते हैं, 2 बच रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, उसके बाद बचा 201, ये क्या कट रहे हैं, 8 दूनी 16, 4 के 41, ये भी नहीं कट रहा। ठीक, तीसरा बचा 1 2 6, 126, 8 है कमी 8, 4 बचा 46, ये भी नहीं कट रहा है। उसके बाद बचा 144, 8 कमी 8, उसके बाद कितना बचेगा 6 4 64, 8 64, ऑप्शन डी आपका। तो आप इनमें से सबसे पहले कौन सा उठाएंगे, कौन सा पता चलेगा। ऐसा जो बहुत कम देखने को मिलता है, जैसे 8 है, 11 है, आप 8 ऐसे नॉर्मल लगा सकते हैं, लास्ट 3 डिजिट। ठीक, ये 11 का आप ऐसे लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा उसी से लगाएंगे जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। शान के पास 1612 रुपये हैं। उसने इसे अपने बेटों पीयूष और मनोज में बांट दिया। उसने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 वर्षों के बाद समान राशि मिली। शान ने पीयूष को कितने रुपए दिया। आप एक बात बताइए। देखिए यह मैक्सिमम 5 सेकंड का क्वेश्चन है। पहले मेथड समझ लीजिए, आप इस बात पे ध्यान दीजिए। 12 और 13 वर्षों के बाद समान राशि मिली, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। आपके एक भाई का नाम क्या है, पीयूष नाम है, और आपके एक भाई का नाम मनोज नाम है। ठीक, अब आप एक बात बताइए, ये क्या नाम है, मनोज। पीयूष को 12 वर्षों के बाद और मनोज को 13 वर्षों के बाद पैसा दिया जाता है, और दोनों को पैसा बराबर कैसे मिल सकता है। भाई आप खुद जानते हैं कि भाई इनको 12 वर्ष दिया जा रहा है, इनको कम दिया गया, इनको 13 वर्ष दिया जा रहा है, इनको ज़्यादा समय के लिए दिया जा रहा है, तो पैसे बराबर कैसे हो सकते हैं। आप कहेंगे एक तरीका है भाई, वो कौन सा। अगर इनको ज़्यादा पैसे दिया जाए और इनको कम पैसे दिया जाए तो बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, 8% दर दे रहा है। 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप कहेंगे 2/25, यानी 25 रुपये पे 2 रुपये ब्याज मिल रहे। यानी आपका कहेंगे कि आप 25 रुपये था, अब ये ब्याज मिल के कितना हो गया, 27 रुपये। ठीक, तो आप कहेंगे कि भाई इनको 12 वर्ष के लिए ही केवल मिल रहे, तो आप इनको 27 रुपये दो, और इनको 13 वर्ष यानी अधिक समय के लिए मिल रहा है, तो इनको कम रुपए दो या इनको 25 रुपये दो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये बस समझाने के लिए था आपका। ये क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, बहुत छोटा है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इसमें, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में होगा। इनको 12 वर्षों के बाद, इनको 13 वर्षों के बाद पैसे मिल रहे हैं, पैसा बराबर है, क्योंकि इनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और इनको कम पैसे मिल रहे हैं। टोटल कितना दिया है, 1612, 1612 रुपये, 1612 टोटल आपका वो है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 27 और 25, ये इसी की वैल्यू है, तो 27 और 25 इसी की वैल्यू है, तो 27 25 कितना होता है, 52। आप कहेंगे 52। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पीयूष को कितने रुपए दिए गए। पीयूष को 27 रुपये दिए गए। तो बस भाया यही करना है, इसको इससे भाग करना है, इसको 27 में गुणा करना है। अब देखिए कितनी बढ़ जाएगा,
50 3 150, 3 बार तो आराम से चला जाएगा। ठीक, तो हम 3 बार लेके गए, कितना हुआ 50 3 150 और 2 3 6, 156 बार गया, 5 बचा, 5 और 2 एक बार और जाएगा, यानी 31 बार में कट गया। 31 × 27 आपका कितना होता है, 31 × 27, तो 7 × 7, ऑप्शन 2 में है भाई, ऑप्शन 2 में है, कौन सा होगा। तो अगर हम 310 माने, 310 देखो कितना है, 31 है और गुणे 27 है, तो आपको हो जाएगा 837 होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैंने मेरे मोबाइल में कैलकुलेट किया, बाकी मेरे स्क्रीन पे जगह नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा, कुछ है नहीं। एक बार और बता देता हूँ, 12 और 13 वर्ष के बाद, ठीक, तो इनको कम समय के लिए मिल रहा है तो ज़्यादा पैसे मिलेगा, इनको ज़्यादा समय के लिए मिल रहा है तो इनको कम पैसे मिलेगा। ठीक, 8% वार्षिक है, यानी 2/25 होता है, यानी 25 रुपये पे 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, 25 और 27 हो गया, और ये 1652 की वैल्यू हो जाएगी इन दोनों को जोड़ के 27 की। बस इतना ही छोटा तो मैटर है, बस समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, 20 पुरुष 30 महिलाएं या 50 लड़के एक कार्य को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, एक दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर दिनों का मतलब कि भाई एक दिन पुरुष कर रहा है तो एक दिन लड़का, फिर एक दिन पुरुष तो एक दिन लड़का, उसको एकांतर कहते हैं। और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं, भाई ये डेली काम करती हैं। यदि पुरुष पहले दिन कार्य करता है, यानी पुरुष पहले दिन कार्य करता है, शुरुआत वही करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए, आपको पता होगा कि हम पहले एलसीएम एलसीएम लेते हैं। पुरुष का आप लिखेंगे पी, महिलाओं को लिखेंगे एम, और लड़की को लिखेंगे एल। ठीक, अब इसका एलसीएम लेना है। पुरुष कितने हैं, आप कहेंगे 20 है। महिलाएं कितनी, आप कहेंगे 30 है। और लड़के कितने हैं, कहेंगे 50। ठीक, तो हमें इनका एलसीएम लेना है, तो आपको अच्छे से पता है कि इनका एलसीएम होगा 300। ठीक, तिल सॉरी 300, तो क्षमता निकालेंगे तो 50 छके 150, यानी हर लड़का 6 काम कर रहा है। ठीक, 3 दहा में 300, प्रत्येक लड़का 10 काम कर रहे हैं, और ये पुरुष है, सॉरी ये महिलाएं थी, और इनकी क्षमता निकालेंगे तो आएगा 15, यानी इनकी क्षमता 15 आई, इनकी क्षमता 10 आई, और ये जो इनकी क्षमता है लड़के, इनकी क्षमता 6 आई। ओके, अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। यदि पुरुष पहले दिन कार्य करता है, पुरुष पहले दिन कार्य करता है, पुरुष ये है, एक पुरुष एक दिन में 15 काम करता है। इसने क्या कहा, यदि 2 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में 15 काम करता है, तो 2 दिन में कितना, सॉरी 2 पुरुष कितना काम करेगा, आप कहेंगे 30 काम करेगा। ओके, ठीक, और कह रहे हैं कि 5 लड़के एकांतर दिनों में, यानी पहले दिन 30 पुरुष काम किए गए, दूसरे दिन लड़के काम करेंगे, लड़के 5 काम करेंगे। लड़के यहाँ पर है, एक दिन में लड़के 6 काम करते हैं, तो 5 लड़के कितने काम करेंगे, आप कहेंगे 30 काम करेंगे। ओके, आगे बढ़िए। और 6 महिलाएं सभी दिन काम करती हैं, ये पहला दिन काम करेगा, ये दूसरे दिन काम करेगा, लेकिन महिलाएं सभी दिन काम कर रही हैं। तो 6 महिलाएं, एक महिला कितना काम कर रही है, 10 काम कर रही है, तो 6 महिलाएं 60 काम करेगी, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 60 हो जाएगा। यानी पहला दिन 30 60 90 और 30 60 90, पहला दिन 90 काम हुआ और दूसरा दिन भी 90 काम हुआ, यानी अपनी डेली काम 90 दिन चल रही है, और टोटल काम है 300। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो आप देख सकते हैं 29 27, यानी इतना तो कन्फर्म है कि 3 दिन में हमारा 270 काम हो चुका है। एक दिन में 90 काम हो रहा है, बचा कितना, 30 काम बचा, ये 30 काम बचा। ओके, कौन करेगा पहला दिन, तो ये 90 करेंगे, तो 90 से, सॉरी 30 से 90 कटेगा तो 1/3, और ये 3 पहले से था, तो 3 सही 1/3। उम्मीद है आपको समझ में होगा, जगह की थोड़ी कमी होगी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जब 5% वार्षिक ब्याज दर पर 1 सेकंड 1 सेकंड जब 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये, तो मूलधन क्या होगा। इसको लगाने के अनगिनत तरीके हैं, मेरा भी तरीका थोड़ा अलग है। फ्रैक्शन कितने थे, 5%। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। आपको पता होगा कि आपको परसेंटेज अच्छे से आता होगा। तो देखिए 5% दिया, फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। कितना गुना दे रहा है, ये 3 वर्षों के लिए दे रहा है, तो हम इसका क्यूब निकालते हैं। अगर 2 वर्ष के लिए होता तो स्क्वायर,
3 वर्षों के लिए तो क्यों, आगे आपको समझ में आएगा ऐसे क्यों। ये सबसे ईजी मेथड है। तो देखिए इसका क्यों कितना होता है, 8,000 होता है भाई। 20 × 20 × 20, 20 × 20 400 होता है, और 400 × 20 कितना होगा, तो आप कहेंगे 8,000 हो जाएगा। 800, 8,000। ओके। तो देखिए क्या कह रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये, ये 3 वर्षों के लिए। तो देखिए पहले वर्ष का कितना होता है, 5% ब्याज। तो आपने 8,000 रुपये टोटल रुपये माने, आपने मान लिया कि टोटल 8,000 रुपये, 5% वार्षिक ब्याज दर पर। तो पहले साल का कितना हो जाएगा, इसका 5% निकालेंगे तो 8,000, 800, 400। तो पहले साल का ब्याज हो जाएगा आपका 400 रुपये। ठीक। दूसरे साल का आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, दूसरे साल का भी 400 रुपये होगा, क्योंकि साधारण ब्याज है, ये बराबर होता है। अब इसमें सीआई भी है, तो सीआई की एक खासियत है कि वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो अब 400 रुपये, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 रुपये। 2 साल का हो गया। अब तीसरे साल पे आते हैं, तीसरे साल का फिर 400 रुपये ब्याज। ठीक। अब यहाँ पे सीआई आते हैं, ये इधर वाला साधारण होते हैं, इधर वाला चक्रवृद्धि होते हैं। तो देखिए 5% था ना, 400 पे 5%, 20 रुपये मिला था। तो इस पर भी 5% मिलेगा, इस पर भी 5% मिलेगा, इस पर भी 5% मिलेगा। सीआई की यही तो खासियत है कि ब्याज पे ब्याज लेते हैं। तो इसका 20 रुपये, इसका 20 रुपये, 40 रुपये हो गया। ठीक। और इस 20 रुपये पर 5% ब्याज लेगा तो 1%। ब्याज निकालने का ये सबसे बढ़िया तरीका है सीआई वाला, चक्रवृद्धि ब्याज का। और एक बार समझिए, 3 साल का है, पहले साल का ब्याज 400 रुपये, 5%, 5% के हिसाब से 400 रुपये हो गया, टोटल 8,000 रुपये। दूसरे साल का देखिए 400 रुपये होगा। अब ये ब्याज पर भी ब्याज लगा, तो अब इस पर ब्याज ब्याज 5% देंगे तो 20 रुपये हो जाएगा। फिर तीसरे साल का 400 रुपये हो जाएगा। अब इन पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि सीआई है, तो इन पर ब्याज लगेगा तो 40 रुपये हो जाएगा, और 20 रुपये पे 1 रुपये ब्याज, 1 रुपये हो जाएगा। अब देखिए ये इधर का एसआई है और इधर का सीआई है, मतलब ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, साधारण ब्याज का अंत, सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये है। ये साधारण ब्याज है। ठीक। और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, सॉरी मैंने बस इसको बोला था, ये अंतर बोला था मैंने। ये एक बार और समझिए, एक बार देखिए बस, एक बार, ये जो है ये आपकी प्योर साधारण ब्याज है। ठीक। और ये जो है, और आपकी जो ये जो है, ये पूरी चक्रवृद्धि ब्याज है। ये बस साधारण ब्याज है और ये बस चक्रवृद्धि ब्याज है। सॉरी, ये साधारण ब्याज है और ये पूरी चक्रवृद्धि ब्याज है। ये पूरी चक्रवृद्धि ब्याज है और ये साधारण ब्याज है। ठीक। ये सबसे आसान तरीका है निकालने का। अब इसमें पूछ रहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा है, साधारण ब्याज इतना है, तो अंतर कितने का हुआ, यही ना अंतर हुआ। तो अंतर कितना है, 40, 20, 60 और 61, 61 का अंतर है। ये बोल रहे हैं कि नहीं 244 का अंतर है, 244/61। वो बोल रहे हैं 244 का अंतर है, हम कह रहे 61 का अंतर है। डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 6×4 = 24, ये 4 बार जा रहा है। ठीक, 4 बार जा रहा है। अब इससे बोल रहे हैं कि मूलधन कितना है, आपने टोटल मूलधन कितना माना था, 8,000 रुपये माना था। एक की वैल्यू हमारी 4 है, तो 8×4 = 32, तो 32,000, ऑप्शन ए। देखिए कितना छोटा मैटर में हो गया, बस इतना ही। आप कॉपी पे करेंगे तो मैक्सिमम 2 लाइन भी नहीं होगा, ये सबसे ईजी तरीका है, 32,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मान ज्ञात कीजिए। ये भी एक तरीके से सरलीकरण है। तो देखिए -9 माइनस कोष्ट में -60 भागा, ये सरलीकरण है। ठीक। देखिए इसको हम सबसे आसानी से कैसे करते हैं, सबसे पहले हम भाग इसमें सोल्व करेंगे। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है कि भाई माइनस का प्लस में गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस का गुणा में माइनस में होता है तो क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए इसको दूर करने का बस एक ही ट्रिक है जो हमेशा काम करेगा। आपके ऊपर -9 रुपये, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास उधार रुपये है 9 रुपये, मतलब आपने अपने दोस्त से 9 रुपये उधार लिए, आप माइनस में चल रहे हैं। ठीक। आपके पास +9 रुपये, मतलब आपने दोस्त को 9 रुपये उधार दिए, आपके पास प्लस यानी 9 रुपये अधिक है, आपके पास दोस्त के पास है, आपके पास 9 रुपये हैं, आप माइनस में चल रहे हैं क्योंकि आपने दोस्त से पैसे उधार लिए, आप लोन लिए हैं दोस्त से। ठीक। इतना बस आप याद रखिए, यही एक ट्रिक है। अब देखिए ये -15 है, ये -60 है। अब एक बात बताइए, आपके आप 60 रुपये कोई बंदा उधार लिया और आप माइनस
15 रुपये उधार लिए, क्या ये प्लस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई। आप उधार में उधारी में ही रहेंगे, आप उधारी से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि आप पैसे न दें। तो 60 में 15 से भाग करेंगे तो माइनस माइनस, तो -4 बढ़ जाएगा। ये भी उधारी में, ये भी उधारी में, तो भाई अमीरी में कैसे हो सकते हैं? आप जब तक पैसे न देंगे आप तब तक उधारी में ही रहेंगे। -4, ठीक। अब यहाँ पे -9, तो देखिए पहले भाग तो हो गया। अब यहाँ पे गुणा वाले को पहले देखेंगे। 7 तरीके 21, ये देखिए 60 में 15 से गया, -4 बढ़ गया। ये प्लस यहाँ पे उतारेंगे, उतार लिए। अब 7 का -3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? तो आप देख सकते हैं आप -3 रुपये उधारी में, 7 गुना और बढ़ गया, तो आप कहेंगे कि -21 हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ये जो -9 है। आप एक बात बताइए, -9 में एक उधार है, आपने रोहित से 9 रुपये उधार लिए हैं, श्याम से 4 रुपये उधार लिए हैं, सनी से 21 रुपये उधार लिए, तो भाई आप तो उधारी में ही रहेंगे ना, आप अमीरी में नहीं जा सकते। आप कितने भी माइनस प्लस कर लीजिए, तो इन सबको जोड़ दीजिए। तो 9 4 13 और 21 में 13 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 9 4 13 और 21 में जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 34 माइनस। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए 15 से 60 में भाग करेंगे, 5 बढ़ जाएगा, सॉरी 4 बढ़ जाएगा, -4 प्लस ये 7 तरीके 21 करेंगे तो -21 और ये -9, इन सबको जोड़ देंगे तो -34 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य गति की 1/5 से चलाता है, सामान्य गति की 1/5 से चलाता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो वह शहर बी 36 मिनट देर से पहुंचता है। ज्ञात कीजिए कि यदि मनोज अपनी सामान्य गति से चलाता है तो उसे शहर से ए से शहर बी की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? ये 1/5 ही होगा या 4/5 है? चलिए देखते 1/5 पे। 1/5 से चलाते हैं, मतलब अगर उसकी पहले चाल 5 थी तो अब उसकी चाल कितनी है? 1 हो गई है। तो पहले वो 1 मिनट में पहुंचता था, 1 घंटे में पहुंचता था, 1 मिनट में, अब वो सॉरी अब वो 5 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक भाई, पहले 5 से चलाता था, अब 1 से चला रहा है, तो पहले 1 मिनट पहुंचने में लगता था, अब 5 मिनट लगता है। वो बोल रहा है कि वो 36 मिनट देर से पहुंचते हैं, तो इनका डिफरेंट कितना है? 4 का है, तो ये 36 के वैल्यू है, तो 36/4 = 9। तो पूछ रहे कि ज्ञात कीजिए कि यदि मनोज अपनी सामान्य गति से चलते हैं तो उसे शहर पहुंचने में कितना लगता है? तो एक की वैल्यू 9, तो 9, ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से 91 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोलकाता वापस आते हैं। उनकी पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? इसके दो तरीके हैं, अब फॉर्मूला में जाइए या कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए। सबसे अच्छा मैं कॉन्सेप्ट को मानता हूँ, लेकिन फॉर्मूला वाला बताऊंगा। कॉन्सेप्ट में कितना भी घुमा दे आप अच्छे से कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला वाले में खराबी है, क्वेश्चन घुमाया तो आप भी घूम जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? तो आप कहेंगे 2s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s2, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो 2 का 2 हो गया, फॉर्मूला तो आपको पता चल गया। तो 2 का 2, s1 78, s2 91 है। ठीक, दूसरा है s1 प्लस s2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 9 और 9 7 16। अब इनको हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 13 सते 91, 13 एक में 13 और 3 9, 13 3 39, ये आ गया। ठीक, फिर 13 छक 78, तो भाई 7 6 42 और 42 दूना 84, ऑप्शन बी सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक विश्वविद्यालय में 50 सदस्य, केवल पुरुष और महिलाएं, ठीक, और कोई नहीं है। एक विश्वविद्यालय में 500 सदस्य हैं जिनमें से 60% महिलाएं हैं। महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 सेमी है और पुरुषों की ऊंचाई 168 सेमी है। विश्वविद्यालय के संकाय की औसत ऊंचाई सेमी में क्या है? तो देखिए ये 500 बस कंफ्यूजन करने के लिए दिए, जब परसेंटेज दे देता है तो वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं रहता। अब टोटल देखिए, जिनमें से 60% महिलाएं हैं, फीमेल मेल
60% महिलाएं, मतलब मान लीजिए कि टोटल 6 महिलाएं हैं, तो महिलाएं कितनी हो गई? 6 हो गई। टोटल 100 होता है तो 6 महिलाएं होंगी तो 4 पुरुष बचे। भाई 60% महिलाएं तो 4% पुरुष, 40% पुरुष तो ही होंगे। ठीक, इसमें क्या करें, महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 सेमी है। ठीक है, 162 सेमी, ओके। और पुरुषों की औसत ऊंचाई 168 है, ये 168 है। ठीक, इमेजिन करते हैं हम सबकी 162 मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम सबको 162 मान लेते हैं कि सबकी ऊंचाई 162 है। ठीक, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं भाई, मेल की ज़्यादा है, 168 है, यानी कितने ज़्यादा है? तो आप कहेंगे कि 6 ज़्यादा है। और कितने लोगों पे ज़्यादा है? तो आप कहेंगे कि 4 लोग ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 6 सेमी ज़्यादा है। तो हम कहेंगे भाई कुल कितनी ज़्यादा है? तो आप कहेंगे कि एक व्यक्ति की 6 सेमी ज़्यादा है और टोटल ऐसे 4 व्यक्ति हैं, तो कितने टोटल हो जाएंगे? तो आप कहेंगे कि 24 सेमी, यानी 24 सेंटीमीटर ऊंचाई ज़्यादा है। तो हम कहेंगे काम करो, 24 सेंटीमीटर सब में बांट दो, सब 10 लोग हैं, तो अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 आंसर आएगा। अब टोटल आपने 162 माना था ना, तो 162 में 2.4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 164.4। ऑप्शन डी। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यदि x का 2% 348 है तो x बराबर है, तो 2% की वैल्यू 348 है, ये 2%, तो x का वैल्यू पूछा है, यानी 100 की वैल्यू पूछी है। तो आप आसानी से जानते हैं, 2 एकम में 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। भाई मैंने क्या कर दिया, 1 सेकेंड, 2 एकम में 2, ये एक यहाँ पे था तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो 2 7 14 और 2 चौक 8, 174, ये 00 ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यदि एक घन की भुजा को तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके मूल आयतन के कितना हो जाता है? आपको पता है कि इसका फॉर्मूला एक ही होता है। देखिए इसका पहला आयतन था, एक घन की भुजा थी, एक थी, तो वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि एक होगा, लेकिन आप करें कि आपने तिगुना कर दिया, मतलब आपने 3 कर दिया, तो इसका एक क्यूब कितना होगा? तो तिलिक नौत्री के 27, तो आप कहेंगे 27, तो ऑप्शन कितना गुना हो गया? तो पहले आयतन एक था, अब कितना आयतन हो गया? 27, तो ऑप्शन बी 27। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन, तो भाई इस क्वेश्चन को करने के भी तरीके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग है और इसको मैं मोबाइल पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लगभग 2 बोर्ड तो लेके जाएंगे। भाई अब देख रहे हैं कि इतना छोटा स्क्रीन है, एक लाइन यहाँ लिखूंगा, एक लाइन यहाँ लिखूंगा, एक लाइन यहाँ लिखूंगा, और ये किसी तरह 5 लाइन का सवाल है, तो इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा वीडियो के लास्ट में। और ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर आखिरी 20, 19वीं को मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और उसे 52 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। अब आप बताइए कि लाभ बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य। भाई विक्रय मूल्य कितना है? देखिए एसपी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तभी तो आपका लाभ आता है। तो अब लाभ कितना है? तो आप कहेंगे कि भाई 152 कुर्सियां बेची और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुई, तो आप कहेंगे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। आपका लाभ कितना है? तो आप कहेंगे 52 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, तो आप कहेंगे कि 52, ओके। और एस पी, ये एस पी है, इसको 5 नहीं माना है, एस पी, ठीक, ये प्रॉफिट की वैल्यू हो गई। ठीक, इसको हम कोष्टक में रख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस कितना है? 152 कुर्सियाँ बेची, तो एस पी की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे कि ये, सॉरी, सेलिंग प्राइस इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 52 है, ओके। यहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? उसने 152 कुर्सी बेची और 52 कुर्सी के बाद, तो भाई उसने 152 बेचा है, तो 152 खरीदा होगा तभी ना 152 बेचेगा, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? आप कहेंगे 152 है, ओके। ठीक, अब देखिए, अब सबको एक साइड कर लीजिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, तो इन दोनों को एक साइड कर लीजिए। ठीक, तो भाई ये 152 है, तो आप देखेंगे कि 152 में से जब 52 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस 100 होगा,
और यहाँ पे क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस 152 होगा। तो अब इसको ऐसे कर लेंगे, सी पी बटा एस पी। 1 सेकेंड, ये एक दूसरे के बदल जाते हैं। यहाँ पे एस पी है ना, तो ये इसके सामने आ जाता है 152, और ये एस, यहाँ पे नो सॉरी क्या लिख रहा हूँ भाई मैं आज, मैंने कि आज जो मेरा टाइमिंग था ना ये वीडियो बनाने का, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, इसलिए जल्दीबाजी में कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे सी पी था, तो ये सी पी के सामने ये वाला आ जाएगा 100, बदल जाते हैं। ठीक, अब 100 की वैल्यू 152 में है, यानी 100 रुपये का सामान 152 में बेचे, कितने में अधिक में बेचा, आपने कहा 52 रुपये में, तो प्रॉफिट हो जाएगा 52 रुपये, ऑप्शन सी। तो चलिए आपकी 19वीं क्लास देख लेते हैं। 1 सेकेंड, मेरे फ़ोन का परसेंट 4% बचा, ध्यान नहीं दिया। तो देखिए भाई आपका क्वेश्चन ये था कि ए की वैल्यू इतनी दी थी, बी की वैल्यू इतनी दी थी, और आपके सी की वैल्यू पूछी गई थी। तो सी का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर बाई ए, आपने क्वेश्चन उम्मीद है पढ़ा होगा। तो सी की वैल्यू थी बी स्क्वायर बाई ए, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। सी की फॉर्मूला थी कितनी, बी स्क्वायर बाई ए, बी की वैल्यू हमने रख दिया तो 2√7 का स्क्वायर हो गया, और ये बटा में ए हो गया। इसको जब हम स्क्वायर तोड़ते हैं तो कितना होता है, 2 का 4 हो जाता है, और 7 रूट में तो वो 7 हो जाता है। ठीक, ये नीचे का 3 प्लस √2 है। ठीक, अब रूट हटाने के लिए देखिए, इसके हम देखें 7 चौक 28, और ये 3√2। ठीक, यहाँ तक तो सही है। अब देखिए 28 3√2 है, इसको हम √2 हटाने के लिए क्या करते हैं कि ऐसे ही गुणा कर देते हैं। तो 3 माइनस √2 से 3 माइनस √2 ऐसे गुणा कर देते, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि कोई फर्क ना पड़े। आपने यहाँ तक हुआ। ठीक, अब देखिए सबसे पहले नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 स्क्वायर हो गया, और √2 से √2 में गुणा हुआ तो रूट स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 हो गया, इक्वल टू 7। अब ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, तो 28 का 3 माइनस √2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 28 3 माइनस √2 होगा। तो 28 3 माइनस √2 बटा 7, 7 से 28 में भाग करेंगे तो 4 बराबर, तो 4 3 माइनस √2, तो ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो अच्छा नहीं हुआ क्योंकि बहुत हड़बड़ी में हुआ। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।